विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह विश्वास के सहारे अपने जीवन में प्रकाश फैलाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, आलिया स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कोशिका विभाजन होता क्या है। तो नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से होता है, जिसे हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। सन 1855 में विर्चो महोदय ने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से होता है। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं या डॉटर सेल्स को जन्म देना है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि करती हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन में मदद करती हैं, नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्यतः जो कोशिका विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन भी पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। अब असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में एमाइटोसिस कहते हैं। ये विभाजन आदिम जीवों जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। इसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। ये माइटोसिस शब्द सर्वप्रथम दिया था वॉल्थर फ्लेमिंग ने। समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें कई चरण होते हैं। तीसरा है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसे इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। इसकी जो खोज है वीजमैन ने की थी तथा नामकरण किया था फार्मर तथा मूरे ने। ये जो है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब कि असूत्री कोशिका विभाजन आदिम जीवों में, समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। आइए हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, जिसका अर्थ है धागे की तरह निर्माण। वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है, शरीर की कायिक कोशिकाओं में। इस प्रकार के विभाजन में जो मातृ कोशिका होती है वो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें कई अवस्थाएं होती हैं। अब अध्ययन की सुगमता के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। वो 5 चरण हैं। पहला इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। आइए हम इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हमारी जो सबसे पहली अवस्था है वो है इंटरफेस अवस्था। ये जो है
विश्रामावस्था की अवस्था भी कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले जो प्रत्येक कोशिका होती है वो विश्रामावस्था में होती है। अब इसमें होता क्या है, जो कोशिका होती है हाइड्रेट होती है और जो गुणसूत्र होते हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देते। इस अवस्था में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव में पड़ा रहता है, परंतु धीरे धीरे ये जो केंद्रक जाल है स्पष्ट होने लगता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी अवस्था आती है वो है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, तो जो क्रोमैटिन जाल होते हैं वो स्पष्ट नजर आने लगते हैं। अब जो ये क्रोमैटिन जाल होते हैं वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, हम लोग गुणसूत्र कहते हैं या इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। अब क्या होता है, जो ये गुणसूत्र होते हैं वो लंबाई में 2 अर्धभागों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन दोनों जो अर्धभाग रहते हैं वो सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। अब ये जो अर्धभाग होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। अब जो जंतु कोशिकाओं में जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है और प्रत्येक सेंट्रोसोम के चारों ओर अनेक रश्मियां या रेस जैसी निकलने लगती हैं। दोनों सेंट्रोसोम के बीच के कोशिका द्रव में कुछ परिवर्तन होता है और कुछ तरकु धागों का निर्माण होने लगता है। अब जो गुणसूत्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के गायब होने के साथ साथ जो प्रोफेज अवस्था है वो पूर्ण हो जाती है। मतलब कि प्रोफेज अवस्था में होता क्या है, पहले तो निर्जलीकरण होता है और क्रोमैटिन जाल जो है स्पष्ट हो जाते हैं। अब जो क्रोमैटिन जाल होते हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब गुणसूत्र 2 अर्धभागों में विभाजित हो जाते हैं मगर जो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अब जो सेंट्रोसोम होता है वो दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है और उससे अनेक रेस निकलती हैं और स्पिंडल निर्माण होने लगता है और गुणसूत्र जो मध्य में आ जाते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी अवस्था आती है वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो तरकु या स्पिंडल होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये तरकु होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और तरकु के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं वो खिसक कर ये जो रेखाएं तरकु रेखाएं होती हैं इसकी मध्यवर्ती रेखा पर जो है व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तरकु धागों से जुड़ जाते हैं। मतलब कि मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्यवर्ती रेखा पर अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। अब जो तीसरी अवस्था आती है वो है एनाफेज। अच्छा, एनाफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र सेंट्रोमियर द्वारा जो है आपस में जुड़े रहते हैं वो सेंट्रोमियर ही 2 भागों में विभाजित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रोमैटिड भी जो गुणसूत्र होते हैं अर्धभाग उनके क्रोमैटिड वो भी अलग होने लगते हैं। अब एक तरह का उनके बीच विकर्षण पैदा होता है। आकर्षण का उल्टा विकर्षण होता है, मतलब कि दूर खींचना। तो जो गुणसूत्र होते हैं अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं और तरकु धागों में भी एक प्रकार का खिंचाव
उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो तरकु धागे धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब इस खिंचाव के फलस्वरूप क्या होता है, क्रोमैटिड जो है धीरे धीरे ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं और गुणसूत्र को जो आकार है वी या यू की तरह हो जाता है। अब प्रत्येक क्रोमैटिड डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं, मतलब कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस तरह हमारी एनाफेज अवस्था पूरी हो जाती है। मतलब कि एनाफेज अवस्था में क्या होता है, सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित होता है, फिर क्रोमैटिड भी अलग हो जाते हैं। अब उसमें विकर्षण होता है तो क्रोमैटिड क्या होते हैं, अब एक दूसरे से क्या होता है, दूर खिसकने लगते हैं और दूर खिसकने लगते हैं तो ये यहाँ पे ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं और यू तथा वी की आकृति बना लेते हैं। अब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, ये जो टीलोफेज अवस्था होती है, इसमें ये 5वीं अवस्था होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं खिसक कर पूरी तरह ध्रुवों पर सेंट्रोसोम के निकट जो है पहुंच जाते हैं और इसमें फिर से जलीकरण शुरू हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, धीरे धीरे पतले व लंबे हो जाते हैं और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब कि फिर से क्रोमैटिन जाल बनने लगता है, केंद्रिका भी बन जाती है और इसके बाद गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। इस प्रकार जो है एकमात्र कोशिका से 2 संतति केंद्रक जो है बन जाते हैं। अच्छा, अंत में एक और अवस्था आती है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होता है। उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य जो होता है बीच में धंसना शुरू हो जाता है और टीलोफेज के अंत में जो कोशिका द्रव्य होता है वो बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, एक संकुचन बन जाता है। यहाँ पे एक संकुचन बन जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका द्रव्य 2 भागों में बट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अच्छा, जो प्लांट सेल होती हैं इसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि तरकु के बीच में नन्ही नन्ही कणिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और सेल प्लेट का निर्माण करती हैं और एक सेल्यूलोज की दीवार बन जाती है। इस प्रकार 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा जो समसूत्री विभाजन होता है वो पूरा हो जाता है। आइए हम लोग समसूत्री विभाजन को एक बार फिर से अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। इसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं और जो शब्द दिया था वो वॉल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब हमारी इंटरफेज अवस्था होती है ये विश्रामावस्था की अवस्था होती है, जिसमें कि गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते हैं और केंद्रक जाल बना रहता है। उसके बाद आती है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में निर्जलीकरण होता है कोशिका का और जो क्रोमैटिन जाल होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिन जाल छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। अब जो ये गुणसूत्र होते हैं वो अर्ध भागों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन ये बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अब जो सेंट्रो और स्पिंडल का निर्माण होता है, इसके बाद केंद्रक झिल्ली गायब होती है और गुणसूत्र जो है मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर हमारी तीसरी अवस्था आती है मेटाफेज। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं मध्यवर्ती रेखा पर अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर हमारी एनाफेज आती है जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है और क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं
और इनमें एक विकर्षण होता है जिससे क्रोमैटिड क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं और दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और ये यू तथा वी की आकृति बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके बाद जो अंतिम अवस्था आती है वो है टेलोफेज। इसमें गुणसूत्र तारक या सेंट्रोसोम के निकट ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो प्रोफेज अवस्था के विपरीत होती हैं। मतलब कि जैसे प्रोफेज में निर्जलीकरण होता है तो इसमें जलीकरण होने लगता है। उसमें क्या होता है, गुणसूत्र लंबे व पतले होने लगते हैं, केंद्रिका स्पष्ट हो जाती है और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। और एक अन्य अवस्था आती है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाते हैं। अब समसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा एक मात्र कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिका में। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं। ये विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है। मतलब कि जो हमारी वृद्धि होती है वो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। सजीवों में घावों का भरना एवं अंगों का पुनरुद्भवन इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप संभव होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा समसूत्री विभाजन पूरा होता है। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य जानकारी के साथ एक अन्य वीडियो में। नमस्कार।